बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कल मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि कल की जो वीडियो होगी वो मैं आपको तनख्वाहों के क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेनेट के अंदर जो एक वो जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के एक सेनेटर्स हैं, उन्होंने बात की थी पेंशनों के ऊपर और ख़ास तौर पे किनकी जजिस की पेंशन उन्होंने गिनवाई थी। तो बात यह है कि कल मैंने इस पर बात भी की, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं इस पर तफसील से सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो तनख्वाहें बढ़ाने का जो मतलब, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ जो है वो ऐसे लोगों के हाथों में है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मराहत हासिल करना चाहते हैं। यानी कि बजट कौन बनाता है और बजट बनाने में किन का हाथ होता है? तो डेफिनेटली बात ये है कि अफसरान का हाथ होता है, और अफसरान जो है ये अपने आप को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मराहत पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। और जब वो तनख्वाहें के अंदर इजाफा, जो तनख्वाहों में इजाफा जब अनाउंस होता है बजट के अंदर, तो वो इसके अंदर पूरे तरीके से और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, और गरीब और अमीर का डिफरेंस जो है वो इन्हीं लोगों का पैदा करता है। सन 1987 ज़िया-उल-हक साहब की हुकूमत थी। तो मैं सन 1987 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, या 86 का, कि उस वक़्त तनख्वाहें क्या थी कि एक अफसर यानी कि एक 17 ग्रेड के अफसर की तनख्वाह में और एक निचले तबके के यानी कि ग्रेड 1 के किसी भी यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 17 की तनख्वाह में इतना डिफरेंस था कि अगर ग्रेड 1 के बंदे की तनख्वाह जो थी वो 700 रुपये थी, तो 17वें ग्रेड के अफसर की तनख्वाह जो थी वो 1400 रुपये थी, यानी कि सिर्फ डबल थी। लेकिन अब ये डबल के बजाय इसमें कम से कम जिसे कहते हैं कि 700-800 गुना का इजाफा हो चुका है, यानी कि पहले सिर्फ 100% इजाफा था। होता क्या है कि जब भी, क्योंकि बात मैं यहाँ से शुरू करूँ कि सन 87 तक पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमत थी, सन 88 तक बल्कि सन 90 तक वो पाकिस्तान में 20 और 25 रुपए के दरमियान में डॉलर रहा, और इतनी मुस्तहकम हमारी मईशत थी कि हमारा रुपया जो था वो इस खिते का ताकतवर तरीन रुपया था। ताकतवर तरीन की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त इंडिया के जो थे वो 1.5 रुपया होता था और हमारा 1 रुपया होता था। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद हमारे पास जमहूरियत, और जमहूरियत के अंदर भी वो लोग आ गए कि जिन्होंने जिनका खाना पीना ओढ़ना बिछोना पैसा था, और उन्होंने पैसा बनाने के लिए नत नए तरीके ईजाद किए। बारक हुसैन ओबामा उनका नाम है, अमेरिकी सदर रह चुके हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सदर। वो आजकल वाशिंगटन के अंदर किराए का मकान ढूंढता फिर रहा है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान रहे, पीपल्स पार्टी या नून लीग, यही दो हुक्मरान रहे, इनकी दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर जायदाद ना हो, जिसके अंदर इनका महल ना हो। तो ये फ़र्क है। और ये फ़र्क किस तरह कि जब अफसरान को इन्होंने नवाजा तो ये खुद भी नवाजे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह ज़िया-उल-हक साहब के दौर में 3000 रुपये थी। उसके बाद ये तनख्वाहें कैसे बढ़ी कि इसके अंदर जनाब 10% इजाफा, 20% इजाफा, 30% इजाफा किया गया। और फिर उसके बाद एक इफ्तिखार चौधरी आया। इफ्तिखार चौधरी ने तो 10% 20% की बात ही नहीं, उन्होंने तो एक पैकेज की सूरत में तनख्वाहें ली कि जनाब जज की इतनी होनी चाहिए, वो इसकी इतनी होनी। और तनख्वाहों में इजाफा जो था गरीब से गरीब तर होता गया, और अमीर जो था वो अमीर तरीन होता गया। 10% इजाफे से जिसकी तनख्वाह जो थी 700 रुपये थी, उसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ 70 रुपये का। लेकिन जिसकी तनख्वाह 1400 थी, उसकी तनख्वाह के अंदर इजाफा 140 रुपये का हुआ। और इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते फिर इनका एक वो जिसे कहते हैं कि महंगाई अलाउंस आए, पैकेजेस आए। तो उसके अंदर अमीरों ने, यानी कि जो अफसरान बाला थे 17 ग्रेड से ऊपर के,
बल्कि 16 ग्रेड से ऊपर के, क्योंकि 16 ग्रेड का भी असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरी होता है। तो इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इस तरह इजाफा करवाया कि आज जो है गरीब यानी कि एक ग्रेड 1 वाले की तनख्वाह और ग्रेड 16 की तनख्वाह के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फिर इन्होंने अपने लिए मुख्तलिफ मराहत अप्रूव कराई, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, गाड़ी का अलाउंस, यानी कि कन्वेंस अलाउंस अलग है, कार का अलाउंस अलग है, मोटरसाइकिल का अलाउंस अलग है। फिर और मज़ीद इस किस्म के अलाउंस कि जनाब हमें ये वाली फैसिलिटी दे दें, टेलीफोन के बिल की दे दें, फिर बिजली के बिल की दे दें, फिर गाड़ी दे दें, गाड़ी का पेट्रोल भी दे दें। तो अब बात ये है कि जो क्लास 16 से ऊपर के जितने भी अफसरान हैं, 16 वाला तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन जो 17 से ऊपर के जितने अफसरान हैं, ना सिर्फ उनको सरकारी गाड़ी मिल जाती है, बल्कि सरकारी गाड़ी के साथ पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है और पर डे के हिसाब से मिलता है। इसी तरीके से नाम तो वही होता है पेट्रोल के सरकारी गाड़ी में, लेकिन सरकारी गाड़ी के बजाय ये पूरा पूरा ख़ानदान पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है। मैंने असदुल्ला दुरानी जो जमूयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का वज़ीर आला रहा है KPK का, उसकी गाड़ी का पेट्रोल का ख़र्चा एक दिन बताया था आपको जब वो वज़ीर आला था। तो वो इतना ज़्यादा यानी कि जिसे कहते हैं कि ख़र्चा ऑडिट रिपोर्ट्स में मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है कि वो गाड़ी जो थी डेली चांद का सफ़र करती थी और वापस नीचे आती थी, यानी कि इतना पेट्रोल था कंज्यूम उसका। इसी तरीके से व्यूअर्स जो तनख्वाहों का डिफरेंस था वो बढ़ता रहा। फिर जब मुख्तलिफ यानी कि पे स्केल रिवाइज हुए, पे स्केल जब रिवाइज नवाज शरीफ ने सबसे पहले किए थे, उस पे स्केल रिवाइज के अंदर जो थी, जो ग्रेड 1 का नौकर था या मुलाजिम था, उसकी तनख्वाह के अंदर 200-300 रुपये का या 400 रुपये का इजाफा हुआ। लेकिन जो ऊपर की तनख्वाहें थी, जो इसने 22 से 11 स्केल किए थे, पहले 22 स्केल होते थे फिर 11 किए थे, तो उसके अंदर स्केल वाइज जब इन्होंने मिलाया तो 1 से 3 का एक स्केल कर दिया, 3 से 5 का दूसरा स्केल कर दिया, तो इस तरह वो 22 स्केलों को 11 पर ले आए। और 11 स्केलों के अंदर जो लूट मचाई गई, वो लूट ऐसी मचाई गई कि जनाब जो 3 ग्रेड का तीसरे स्केल की जो तनख्वाह लेता था वो तो पहले स्केल के साथ मिल गया है, तनख्वाह में इजाफा हुआ, लेकिन कितना 300-400 रुपये। जो ऊपर के थे, जब 17 से ऊपर के थे, उनकी तनख्वाहों के अंदर हज़ारों रुपए का इजाफा हुआ, हज़ारों रुपए का। इसी तरह उनके हाउस रेंट्स पे हज़ारों का इजाफा हुआ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब गवर्नमेंट एक सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह देती है तो फिर उसको हाउस रेंट क्यों देती है? भाई घर में तो वो पहले भी रहता था ना, अपने बाप के घर में रहता था या अपने घर में रहता था या किराए के, उसको तनख्वाह जब दी जाती है तो हाउस रेंट क्यों दिया जाता है? और मैं आपको बताऊं कि क्लास 1 से जितने भी ऊपर अफसर हैं, 16वें ग्रेड से जो हायरिंग कराते हैं मकान की, इन तमाम लोगों के मकान अपने हैं, बीवी के नाम के ऊपर मकान कर लेते हैं और खुद हायर करा लेते हैं कि मैं बीवी का किराएदार हूं, और उसके अंदर ये हज़ारों रुपया गवर्नमेंट से और भी टकारते हैं। और इसी वजह से ये जो तनख्वाहों का वो, अब फिर इसके बाद जब ये रिटायर्ड होते हैं, जब इनकी पेंशन, फिर इनकी पेंशनें भी लाखों में बनती हैं, और पेंशन के बाद भी ये मराहत लेते रहते हैं। किस किस्म की मराहत लेते रहते हैं? यानी कि चीफ जस्टिस की एक बात मैं बताऊं कि चीफ जस्टिस अगर रिटायर्ड होता है या कोई भी जज रिटायर्ड होता है, जो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको एक खानसामा, एक माली, एक ड्राइवर, पता नहीं कितना लीटर पेट्रोल और कितने रुपए माहाना लाइब्रेरी की मुद में दिए जाते हैं कि किताबें पढ़ेंगे बोर ना हो जाए। जबकि करते क्या है, ये उसके बाद भी वकालत करते हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ बात थी, सिर्फ एक महकमे की बात की मैंने, जस्टिस की बात की। इसी तरह ये हर महकमे के अंदर ये नासूर है। हर महकमे का जो अफसर है वो अमीर तरीन है और जो गरीब है वो गरीब तरीन है। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि इंसाफ नहीं है। जो 1 से लेके 15 तक के स्केल के अंदर जो मुलाजमीन हैं, उनको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिलती। फैसिलिटी से मेरी मुराद है, ना उनका टेलीफोन मुफ्त है, ना उनके बिजली का बिल मुफ्त है, ना उनके गैस का बिल मुफ्त है, ना उनके लिए पेट्रोल मुफ्त है, वो उसी तनख्वाह के अंदर। और उनको हाउस रेंट नहीं दिया जाता, उनको हाउस रेंट की मुद के अंदर एक लमसम अमाउंट दी जाती है। किसी की 2500 है, किसी की 3000 है, किसी की 4000 है। लेकिन
जो 16वें ग्रेड से ऊपर होता है उसके हाउस रेंट परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है कि इनकी अगर तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपये तो उसका 45% हाउस रेंट होगा। यानी कि अगर 10,000 रुपये तनख्वाह है तो 4,500 रुपये हाउस रेंट होगा। अब जिसकी तनख्वाह 7.5 लाख रुपये, उसका हाउस रेंट कितना बनता है ये आप खुद हिसाब लगा लें। लेकिन जो निचला तबका है 15 स्केल से नीचे का, उसका हाउस रेंट फिक्स है 2,500, 2,200 या मेरे ख्याल में 2,600 है, कोई इस तरह। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो 15 ग्रेड तक का जो बंदा रिटायर्ड होता है वो बेचारा अपने लिए रिटायरमेंट के बाद या घर खरीदता है या बेटी की शादी करता है, लेकिन ये लोग फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, ये लोग महल खरीदते हैं और इसी तरीके से इन्होंने करप्शन भी की हुई होती है। तो ये सिर्फ अदालतों, ये नहीं कि चीफ जस्टिस की तनख्वाह की उन्होंने सिर्फ बात की थी, लेकिन मैं ये इंडिविजुअल तमाम की बात कर रहा हूँ कि तमाम महकमों में ये है। और फिर सरकारी मुलाजमीन भी माशाल्लाह कौन से ईमानदार हैं, वो भी जो नीचे वाले हैं वो भी अपना वापडा वाले देख लें, वो लाखों रुपए, अगर तनख्वाह उनकी हज़ारों में है लेकिन वो कमाते लाखों रुपए ही हैं। यानी कि आप सिर्फ एक लाइन मैन को देख लें जिसके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, सैलून, वो कहाँ से, वो फिर बिजली चोरी करवाता है लोगों से, वो गैर कानूनी कनेक्शन दिलवाता है, वो जेली मीटर लगवाता है, इसी तरीके से गैस के महकमे के अंदर, इसी तरीके से दूसरे। तो बात ये है कि अगर तनख्वाहों का ये फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए, ये ख़त्म बड़े आसान तरीके से हो सकता है। कि पहली बात तो ये कि फ़िक्स तनख्वाह बढ़ाई जाए। अगर महंगाई अलाउंस दिया जाता है तो हर एक को बराबर दिया जाए, 3,000 या 2,000 या 5,000 या 10,000। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी तनख्वाहें हो चुकी हैं, यानी कि 17 ग्रेड से ऊपर की, इनकी तनख्वाहों को 5 से 7 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए कि ये इतनी रहेगी, आपको जो महंगाई अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ये जो होगा आपका एप्लीकेंट नहीं होगा पेंशन के ऊपर। तो इस तरीके से हुकूमत के ख़जाने के ऊपर भी बिल बोझ कम हो जाएगा और ये भी जिसे कहते हैं कि काबू में आ जाएगा और गरीब भी खुश हो जाएगा। अब आते हैं ज़रा से सियासत की जाने। तो सियासत के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि बड़े शोर शराबे हो रहे हैं। एक खबर ये भी आई है कि नवाज शरीफ को शायद बरतानिया बदर कर दिया जाए, यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाए कुछ दिनों के अंदर। अब नून लीग अपना बयानिया बनाएगी कि वो तो खुद आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो खुद नहीं आ रहे, उनको अब निकाला जा रहा है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो बड़ी ज़रूरी थी, वो ये है कि मौलवियों और तबलीगियों की तादाद में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे है और हाजियों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, लेकिन ईमानदार ममालिक की तादाद में पाकिस्तान 160वें नंबर पे है। अब ये हाजी कौन है? ये हाजी भी वही लोग हैं जो ऊपर के ईमानदार जो बने हुए बैठे हैं। ठीक है, मैं पिछले दिनों अदालतों के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि बेल्जियम की जो अदालतें और स्वीडन की जो अदालतें, जो गैर मुस्लिम ईसाई अदालतें हैं, वो इंसाफ में पहले नंबर पे हैं और पाकिस्तान का नंबर 128 है। मराद देने के लिहाज से जजिस को, सिर्फ जजिस की बात करूँगा, पाकिस्तान पहले 10 ममालिक में आता है जो जजिस को बहुत ज़्यादा मराद देता है, लेकिन इंसाफ हमें 128वें नंबर पर दुनिया में मिलता है। तो आज की वीडियो इतनी थी क्योंकि मैंने बात सिर्फ तनख्वाहों पे करनी थी। इंशाल्लाह कल से जो कल होगा, आने वाला कल, उसके ऊपर अपनी जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो भी आपको दिया करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ख़बर और भी देता चलूँ कि आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश से दूसरा T20 भी जीत लिया। 108 रन का गालिबन उन्होंने टारगेट दिया था और पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले कि एक ही अफ़गानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, एक ही ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये ख़त्म होनी चाहिए, कौम पे मुल्क पे बोझ। तीसरे नंबर पे एक भगोड़ा जो लंदन में है वो तो डिपोर्ट होने वाला है, लेकिन उसको वापस आना चाहिए और अदालतों का काम है, अब तो अदालत को एक मौका मिल रहा है। अगर बरतानिया उसको डिपोर्ट भी कर रहा है तो अदालत को एक मौका मिल रहा है, जिसे कहते हैं कि अपना वो बदनुमा दाग धोने का, कि एक आर्डर पास कर दे कि अगर इतने दिन के अंदर नहीं आया तो हम ये कर दें। तो वो आ तो वैसे भी रहा है, लेकिन अदालतों के ऊपर थोड़ा सा एतमाद बहाल हो जाएगा। और सबसे आखिर में अदालतें, हमारे चीफ जस्टिस साहब कहीं किसी तकरीब में खिताब कर रहे थे, उधर एक पागल किस्म का शख्स अली अहमद कुर्द जिसका नाम है, वो आ गया और वो उधर उसने अपनी बकवास शुरू कर दी। ये वही अली अहमद कुर्द है जो इफ्तिखार चौधरी की कंप्लेन के अंदर
जलसे जुलूस करता था। आज अगर ये अली अहमद कुर्द अदलिया के ऊपर हाथ उठा रहा है तो ये अदलिया को बिगाड़ने वाले भी यही लोग हैं। अली अहमद कुर्द नाम का एक शख्स था, एक उसमें चौधरी एतजाज़ एहसन साहब भी थे जो पीपल्स पार्टी के वो हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने गलती की, उसके बाद उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी। लेकिन कौम से माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं है कि आप अरबों रुपए का टीका लगवा दें और उसके बाद आप कौम से माफ़ी मांग लें। आपको इस चीज़ के अंदर, इस सज़ा के अंदर आपको ये मिलेगी और आप इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।